जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड मैप चैनल और मैं हूं जवार सिंह। और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है हमने यहां पर कवर कर लिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन इसमें कवर किए थे। और ये एनसीआर जोन में एक पेपर हुआ था आगरा डिवीजन में सीसीटीसी का, उसका यहाँ पर जो है वो पार्ट 2 आज सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि 51 से लेकर जो 110 क्वेश्चन हैं, इसको आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इससे पहले वाली जो पार्ट 1 वीडियो वो नहीं देखी है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के मैं अंत में भी डाल दूंगा। और आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी सीसीटीसी का जो पेपर का जो एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है आपको भी हमारी इस तरीके की नई जो वीडियो है, नई जो अपडेट है, वो आप तक भी सबसे पहले यहाँ पर पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से यहाँ पर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है डिटेल से भी इस चीज़ को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। मिल देरी के आज शुरू करेंगे हम इसका जो है पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें कि जो मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि जोनल हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे इज। तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जोन कितने हैं या टोटल जो है वो डिवीजन कितने हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जोन के मामले में आपको यहाँ पर राइट आंसर कितना करना है 18, और डिवीजन के मामले में आपको राइट आंसर करना है 70। तो अभी जो लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए थे वहाँ पर जो है यही यहाँ पर राइट आंसर माना है। थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो जोनल हेडक्वार्टर है, ये हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, क्विक रिवीजन इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ, यानी कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है मुंबई में, वहाँ पर है। अगर मैं नॉर्दर्न रेलवे की मैं बात करता हूँ, एनआर रेलवे की, तो नई दिल्ली में है। और अगर मैं एनसीआर की बात करता हूँ तो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इसी प्रकार से अगर मैं एनडब्ल्यूआर की बात करता हूँ तो वो जयपुर में है। और अगर मैं एनडब्ल्यूसीआर की बात करता हूँ तो वो जबलपुर में है। और अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ पर है, चर्चगेट मुंबई में। और एसडब्ल्यूआर का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, हुबली में है। और दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है मैप के माध्यम से। अगर मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर है, बिलासपुर में। और साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय तो वो कहाँ पर है, कोलकाता में। और अगर मैं ईसीआर की मैं अगर बात करता हूँ, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, तो वो हाजीपुर में है। और ईस्ट कोस्ट अगर रेलवे की मैं बात करता हूँ, पूर्वी तटीय जो रेलवे है उसका यहाँ पर भुवनेश्वर हो जाएगा। और अगर मैं पूर्वी रेलवे या ईस्टर्न रेलवे की मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, और अगर मैं एनईआर की बात करता हूँ तो गोरखपुर। और उत्तर पूर्वी जो अगर सीमांत की अगर मैं बात करता हूँ तो मालीगांव। ये 17 यहाँ पर जोन आते हैं। एक हमारा आता है यहाँ पर क्या, जो कोलकाता का जो मेट्रो है, कोलकाता का जो मेट्रो है वो भी कहाँ पर है, कोलकाता में। तो कोलकाता में 3 जोन का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये 18 जोन है, ये इनकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत के वर्तमान जो रेल मंत्री है वो कौन है, हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अश्विनी वैष्णव। दूसरी चीज़ हमें साथ ही साथ जो है इसमें रेल जो राज्य मंत्री है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेल राज्य मंत्री आप सभी लोगों को पता है कि एक तो है वी सोमन्ना, और एक है रवनीत सिंह, एक है हमारे रवनीत सिंह। तो दोनों आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रेल कोच जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, आरसीएफ। तो रेल कोच फैक्ट्री, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कपूरथला, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो आरसीएफ हमारा कहाँ हो जाएगा, ये कपूरथला में हो जाएगा। वाराणसी में कौन सा है, डीजल जो लोकोमोटिव वर्क्स है ये कहाँ पर है, वाराणसी में है। और चेन्नई में आप लोगों को कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, ये कहाँ पर है, चेन्नई में, जहाँ पर जो है वंदे भारत के यहाँ पर कोच का निर्माण हुआ था, यानी कि वंदे भारत का निर्माण हुआ था। अगर मैं बेंगलुरु की बात करता हूँ तो ये भी यहाँ पर पूछा जाता है, जो रेल व्हील जो फैक्ट्री है, यानी कि जो रेल पहिया जो कारखाना है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। लेकिन कभी कभार जो है इसकी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर पोजीशन पूछी जाती है। तो येले हंका, ये इसका यहाँ पर जो है वो येलेहंका में जो है ये यानी कि रेल व्हील जो फैक्ट्री ये येलेहंका के बेंगलुरु में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न जो कोच फैक्ट्री है यानी कि MCF ये कहाँ पर है, तो ये आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये रायबरेली में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये धारा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 54 क्या कह रहा है कि रेलवे अधिनियम 1980 की कौन सी धारा है जो झूठी जानकारी अगर कोई देता है तो दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 165, यानी कि अगर आप झूठी जानकारी देते हैं तो यहाँ पर दंड का प्रावधान करती है धारा 165। ठीक है, और धारा जो आपकी 144 है ये क्या करती है, अगर आप जो है रेल परिसर में जो है वो अनाधिकृत रूप से अगर आप जो है वो प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश अगर आप करते हैं तो भी आपके ऊपर जो है वो धारा 144 लगाई जाएगी। साथ ही साथ अगर रेल परिसर में अगर आप जो है वो भीख मांगते हैं तो भी आपके ऊपर धारा जो है वो 144 यहाँ पर लगाई जाएगी। ठीक है, और 172 आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जो रेल कर्मचारी है, अगर वो नशे की हालत में जो है वो पाया जाता है तो उसके ऊपर धारा 172 जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो रेल मदद पर जो है वो वैध शिकायत की श्रेणी है, विच ऑफ दीज इज अ वैलिड कंप्लेंट कैटेगरी ऑन रेल मदद। तो नई ट्रेन के लिए अगर आप अनुरोध करते हो तो रेल मदद पर ये वैध शिकायत नहीं है। ठीक है, अगर आप अतिरिक्त कोच की मांग करते हैं तो ये भी वैध शिकायत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन में अगर आपको चिकित्सा सहायता चाहिए तो ये रेल मदद पर आपकी वैध शिकायत की श्रेणी में आती है ना, मेडिकल असिस्टेंस इन ट्रेन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो धारा से संबंधित है, और धारा का जो है मैंने एक जो है वो डिटेल से वीडियो इंपॉर्टेंट जो धारा है हमेशा पूछी जाती है उसका मैंने जो है अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रेलवे अधिनियम 1980 की कौन सी धारा है जो रेलवे डिब्बे में अगर आप धूम्रपान करते हैं तो दंड का प्रावधान करती है। तो धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग से संबंधित धारा 167 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 137 आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप बिना टिकट के आप यात्रा करते हैं तो भाई आपके ऊपर जो यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ एक धारा और होती है धारा 138, ये भी बिना टिकट की यात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर आता है कि आप रेल को यहाँ पर जो है वो धोखा देने का आशय नहीं होता है। लेकिन 137 ये कहती है अगर आप रेलवे को धोखा देने के आशय से बिना टिकट यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो 138 में थोड़ी कम कार्रवाई है, 137 में ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो अगर हम जो है 145 की बात करें तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो है वो रेल परिसर में नशा करते हैं या अभद्रता करते हैं तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और या आप जो है वो गाली गलौज करते हैं तो भी आपके ऊपर धारा 145 जो है वो लगाई जाएगी। 155 क्या कहती है, 155 कहती है कि मान के चलो आपके पास कोई एक जो है वो जनरल का टिकट है और आप जो है वो रिजर्व यानी कि आरक्षित कोच में चढ़ जाते हैं और उससे यात्रा करते हैं तो धारा 155 आपके ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि भाई जो जनरल टिकट होता है उससे आप जो है वो स्लीपर या AC में यात्रा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई आप मान के चलो आपके पास जनरल को टिकट है, आप दूसरे की सीट पर बैठ जाते हैं तो भी आपके ऊपर धारा 155 के तहत जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है कि पार्सल यातायात से होने वाली आय को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भी पार्सल से इनकम होती है उसे अदर कोचिंग जो अर्निंग होती है उसको इसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फुल फॉर्म से संबंधित, और फुल फॉर्म की मैंने जो है वो एक जो है वो वीडियो बनाई थी CCTC से संबंधित, वहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को जो है ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपको एक फुल फॉर्म कवर हो सकती है, लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर करेगी। ठीक है, तो RBS की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट्स ब्रांच सिस्टम, यानी कि C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 59, ये कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा स्टेशन है जो NCR के प्रयागराज मंडल में नहीं आता है। ठीक है, तो बांदा जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर एक फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है कि जो EFT होता है इसका पूरा नाम क्या है, तो एक्सेस फेयर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर EFT पूछा जाता है उसी प्रकार से BPT भी पूछा जाता है, ब्लैंक पेपर टिकट, उसी प्रकार से जो है वो आपका CJT यानी कि सर्कुलर जर्नी टिकट भी पूछा जाता है। सर्कुलर जर्नी टिकट PNR होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो है फुल फॉर्म है, आप लोगों को
थोड़ा सा जो है इस पे भी काम करना है, क्योंकि यहाँ से जो हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से जो है वो हमेशा किसी न किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, ये बहुत ईजिली है, यहाँ पर जो है गुणा भाग आपको करना है, जोड़ घटाव करना है, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, बाकी भाई 18 की गुणा 24 में कर दिए, 24 की गुणा जो आपने 500 में करनी थी, है ना, तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज दैट ये 65वां क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि 5 दर्जन अगर केले हैं तो उनकी कीमत यहाँ पर दे रखी है 300 रुपये, तो 9 दर्जन की केले कीमत कितनी होगी, तो 5 की अगर 300 है तो 9 की कितनी, तो भाई 5 से ये कितने कर जाएगा, 6 बार कर जाएगा। तो अब 9 की मल्टीपल आप 60 में कर दीजिए, यानी कि 9 6 54, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी आपको जोड़ गुणा भाग जोड़ घटा वाला क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी 66 की बात करता हूँ तो 60 लीटर की कीमत कितनी है, 5400, यानी कि कितनी बार कर जाएगा ये 9 बार कर जाएगा। तो 11 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 11 की मल्टीपल आप 9 में कर दीजिए, तो 11 9 99, यानी कि इसका भी ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 67, इसमें आपको 864 में 18 का भाग देना है, और यहाँ पर 29 16 में 9 का भाग देना है, इसमें आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जो है यहाँ पर आप आराम से कोई भी कर सकता है। इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा लो यहाँ पर दिया है, बहुत है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर मैं एक दिन में देखूँ तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो कुछ लोगों को जो है इस तरीके से आसान लगेगी भाई 3 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत, तो हमने बोला कि भाई ये x% है। ठीक है, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, अब ये 1/8 हो जाएगा, यानी कि x%। ठीक है, तो x% का मतलब कितना होता है, 1/8 कितना प्रतिशत होता है, 12.5% होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी 3.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप यहाँ पर 1 घंटे के हिसाब से देख लीजिए, भाई 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 3.5 में कितने होंगे, तो 3.5 की मल्टीपल आप 60 में कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सभी लोग को यहाँ पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आया 73 क्वेश्चन कि जोनल मुख्यालय में एसडीजीएम किस विषय की देखरेख करता है। ठीक है, तो एसडीजीएम इन जोनल हेडक्वार्टर लुक्स आफ्टर, तो विजिलेंस केस यहाँ पर ये देखता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर हम एसडीजीएम की बात करते हैं तो जोनल लेवल पर जो विजिलेंस केस कौन देखता है, तो आपका राइट आंसर एसडीजीएम होता है ना, विजिलेंस केस। लेकिन इसी को अगर हम जो है वो डिवीजन लेवल पर देखें, डिवीजन लेवल पर, तो डिवीजन लेवल पर इसको कौन देखता है, एडीआरएम। कौन देखते हैं, एडीआरएम। क्लियर। अगला हमारे पास आता है 74, ये कह रहा है कि आलू के लिए जो वैगन लोड क्लास है वो क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, और जब हम माल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने जो है कुछ चीज़ें जो है वो आपको नोट डाउन करवाई थी, है ना, और बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पर भी कवर कर ली थी। तो अगर मैं 74 की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, LR3, यानी कि आलू की जो वैगन लोड क्लास है वो LR3 है। बाकी थोड़ा सा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है कि जो 100 नंबर की जो लोड क्लास है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे आपकी एक तो आपकी हो जाएगी मशीनें, तो जितने भी मशीनें हैं, औजार हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, 100 नंबर की जो लोड क्लास है। ठीक है, बाकी इंजन हो गए, आपके क्रेन हो गई, है ना, इंजन हो गया, क्रेन हो गया, और आपका कोई चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे किस क्लास में आते हैं, 100 नंबर की क्लास में। ठीक है, और LR1 में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर बिजली के जो भी उपकरण है, ठीक है, बिजली के जो भी सामान है या उपकरण है वो जो है LR1 में आते हैं। बाकी चीनी चाय पत्ती हमने बताया था भाई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, है ना, बाकी दूध से ये चाय चुई बनती है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी। और दूध से कोई भी उत्पाद बनता है, या लकड़ी जो भी जलाने वाली लकड़ी होती है, माचिस की तिल्ली या चंदन की कोई लकड़ी, जैविक खादें, ये सारी की सारी LR1 में आती है। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पर जो है ये हमेशा ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं LR3 की बात करता हूँ तो LR3 में आपको जो है ये सारी चीज़ें पता हो, ध्यान रखना है। जैसे आपका पशुधन हो गया या मोटर वाहन हो गए, है ना, मोटर वाहन, तो जब भी आप मोटर वाहन बुक करेंगे तो आपसे LR3 की लोड क्लास यहाँ पर ली जाएगी। साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पर गन्ना भी पढ़ा था और सब्जी भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सब्जी। तो जो आलू आता है वो किस में आता है, सब्जी में आता है, तो सब्जी किस में है, LR3 में। इसी प्रकार से कभी अगर आपसे फल पूछा जाए तो फल आपको यहाँ पर LR3 में लगाना है। तो अगर फल की बात आएगी तो कोई सा भी फल होगा तो LR3 में ही आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी 120 में हमने जो है वो जैसे टाट बोरी होती है ना, टाट वाली बोरी, साबुन हो गया, तिलन हो गया, या स्टार्च हो गया, या कोई जो नमक होता है जो कि औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वो सभी जो है वो 120 वाली क्लास में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्रीविएशन ऑफ सेकंड क्लास एयर कंडीशन कोच, सेकंड AC। आपको बताना है सेकंड AC की जो एब्रीविएशन है वो क्या है, 2A है।
सेकंड सीटिंग की क्या है 2S है, अगर स्लीपर की देखूं तो क्या होती है S होती है, और अगर फर्स्ट क्लास की मैं बात करता हूं तो H होती है। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि A और B ये किसकी क्लास होती है, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसकी जो है मैंने जो एक वीडियो है बहुत पहले मैंने बनाई थी, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है हमेशा इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आगरा मंडल में किस स्टेशन पर CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गोदाम है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में टिपिकल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यमुना ब्रिज, इसका यहाँ पर जो है वो गोदाम है। नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है, यहाँ पर पूछा है कि DRUCC का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRUCC। तो जब भी हम यहाँ पर जो उपभोक्ता जो ये समितियाँ होती है, जब भी हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो DRUCC होती है इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है DRM, और इसी प्रकार से ZRUCC होता है जो डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव जो कमेटी होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो GM होता है। लेकिन अगर मैं NRUCC की मैं बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव जो काउंसिल होती है, इसके जो होते हैं ये कौन होते हैं, रेल मंत्री, कौन होते हैं, रेल मंत्री। तो ये आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग DRUCC का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, DRM हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड AC श्रेणी के लिए आरक्षण जो शुल्क है वो क्या है, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन फी फॉर सेकंड AC क्लास। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैंने एक जो है इसके लिए बूस्टर वीडियो लाई थी, तो वहाँ पर भी मैंने ये रिजर्वेशन चार्ज, कैंसिलेशन चार्ज सारी एक ही वीडियो में बताया है। फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रिविजन करा देता हूँ। फर्स्ट AC या एग्जीक्यूटिव अगर क्लास की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है कितना होता है, 60 रुपये होता है। कितना होता है, 60 रुपये होता है। लेकिन सेकंड AC या फर्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 50 रुपये होते हैं। और अगर थर्ड AC या थर्ड इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जो है वो 40 रुपये होते हैं। इसी प्रकार से स्लीपर का भी हमेशा आपसे पूछा जाता है कितना, 20 रुपये होता है। और सेकंड सीटिंग का आपसे पूछा जाता है कितना होता है, 15 रुपये होता है। तो ये सारा जो डाटा है ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो NCR में मान्यता प्राप्त एक ट्रेड यूनियन है। तो NCR में मान्यता प्राप्त जो ट्रेड यूनियन है वो है NCRES, यानी कि B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल से क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, वहाँ से भी आप इस चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि विभागीय कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो जारी किया जाता है। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, SF7 यानी कि B ऑप्शन हो जाएगा। और SF5 आप सभी लोगों को पता है कि ये होती है मेजर पेनल्टी, और SF11 आपकी माइनर पेनल्टी होती है, और SF3 होती है कि जो भी जब भी निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है तो SF3 यहाँ पर जारी की जाती है। ठीक है, तो मेजर पेनल्टी के लिए अगर आपको यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मेजर पेनल्टी के संबंध में, तो नियम 9 के तहत यहाँ पर जो है ना, नियम 9 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर ये जो माइनर आपकी पेनल्टी आती है, अगर इसके तहत यहाँ पर अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो नियम जो है वो 11 यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि शास्त्रीय यानी कि जो पेनल्टी होती है, इसकी जो हिंदी लिखी जाती है होती है शास्त्रीय। टोटल जो शास्त्रीय हैं वो कितनी हैं, 11 हैं। और दूसरी चीज़ है जो शास्त्रीय हैं वो किस नियम में दी गई है, ये भी हमेशा जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो शास्त्रीय किस नियम में दी गई है, तो 6वां जो नियम है उसमें शास्त्रियों के बारे में दिया गया है। और SF1 और SF1 ये आपको दोनों भी याद रखनी है। SF1 होता है सस्पेंशन और SF2 होता है डिम्ड सस्पेंशन, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरे भाई PNM की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि फुल फॉर्म से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन ये हमेशा बनते हैं, और ये आपके फ्री पॉइंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पर जो है थोड़ा सा नज़र डालना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो एग्जाम से पहले फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाएँ, ताकि वहाँ पर थोड़ा वो जो आपका कन्फ्यूजन है वो भी ना हो पाए। ठीक है, तो परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है PNM। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 82। ये कह रहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में ICC का यहाँ पर पूरा नाम पूछ रहा है कि ICC इन कॉन्टेस्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस स्टैंड फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, यानी कि A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 83। ये भी जो है आपका यहाँ पर रिजर्वेशन यानी कि
से संबंधित यदि कोई जो यात्री ट्रेन है वो इतने घंटे से अधिक विलंब से चल रही है तो काउंटर टिकट पर पूर्ण धन वापसी दी जाएगी। यानी कि अगर कोई जो ट्रेन है वो 3 घंटे से अगर यहाँ पर जो है वो लेट चल रही है तो आपको यहाँ पर जो है वो जो है पूरा यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जोनल रेलवे पर रेल मदद का जो नोडल अधिकारी होता है वो कौन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जोनल लेवल पर देखो ये पूछ रहा है किस पर, जनो हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ रेल मदद एट जोनल लेवल। तो जोनल लेवल पर कौन होते हैं, एजीएम होते हैं। लेकिन अगर डिवीजन लेवल की मैं अगर बात करूं तो डिवीजन लेवल पर कौन होते हैं, एडीआरएम या सीनियर डीसीएम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू जो ओ है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महिला कल्याण यानी कि वुमेन वेलफेयर से ये संबंधित है डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगला आता है एसटीबीए की यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ना कि यहाँ पर कोई अदर कोई जानकारी। ठीक है, तो एसटीबीए की यहाँ पर फुल फॉर्म जब भी पूछी जाएगी तो स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एसटीबीए होता है वो यूटीएस टिकट जारी करता है, या सभी लोगों को आपको पता है। और दूसरी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो एनएसजी 5 और जो 6 के स्टेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ये एसटीबीए यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, और अगर उम्र पूछी जाएगी तो इसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष जो है यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है वो जिस एरिया में स्टेशन है उस एरिया या उस तहसील का वो निवासी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बैंक गारंटी के रूप में जो है इससे यहाँ पर जो है वो 25,000 रुपये जो है वो जमा करने पड़ते हैं जब ये टेंडर लेता है। और इसके टेंडर की जो वैधता आती है वो 3 साल होती है। बाकी ये टेंडर को जो है वो रिन्यू भी करा सकता है, क्योंकि अगर उसका जो कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है तो अपने टेंडर को आगे भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगला हमारा इसमें जो है वो आता है कमीशन। तो कमीशन इसमें जो है कभी कभार जो है वो पूछ भी दिया जाता है, अगर थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछना हो, लेकिन ज़्यादातर कमीशन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 1 से 20,000 तक, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 20,000 तक तो यहाँ पर जो है वो 25% कमीशन है कि भाई अगर क्या नाम जो है अगर 25,000 20,000 तक की यहाँ पर सेल होती है किसी स्टेशन पर तो 25,000 कमीशन उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर जो है 20,000 से 1 लाख तक, अगर जो है वो 1 लाख तक यहाँ पर अगर सेल होती है तो ये कमीशन थोड़ी सी घट जाती है। कितनी हो जाती है, 15%। कितनी हो जाती है, 15%। लेकिन अगर 1 लाख से अधिक की अगर जो है वो सेल होती है किसी स्टेशन पर, है ना, इनकम होती है, तो वहाँ पर जो है जो भी एजेंट होता है अगर जो भी वो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर घोषित करता है, चाहे वो 0% घोषित करे या 1% घोषित करे, तो वो यहाँ पर जो है वो कमीशन होती है। बाकी ये मैक्सिमम और मैक्सिमम 4% तक हो सकती है, इससे ज़्यादा वो कमीशन यहाँ पर 1 लाख से ऊपर घोषित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एटीबीएम की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन इसकी राइट आंसर होता है। और ये एक प्रकार की मशीन होती है, यहाँ पर से भी जो है वो यूटीएस प्रकार के यहाँ पर टिकट जारी किए जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटीबीएम मशीन होती है यहाँ पर एक कार्ड की सुविधा होती है, और वो जो कार्ड होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर फैसिलेटर्स की जब भी आपसे बात पूछी जाएगी तो फैसिलेटर्स की यहाँ पर उम्र पूछी जाती है कि भाई वो जो फैसिलेटर्स है वो कितने साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो 35 साल से यहाँ पर उसकी कम यानी कि उम्र होनी चाहिए। और फैसिलेटर्स यानी कि जो रिटायर्ड जो कर्मचारी होते हैं उनको फैसिलेटर्स यहाँ पर बोलते हैं। और एक यहाँ पर जो है एटीबीएम में बोनस आपको दिया जाएगा, है ना, जब भी यहाँ पर कार्ड आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 3% का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस आपको याद रखना है, कभी यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि मंडल वाणिज्य जो प्रबंधक होता है इसको कौन सा पास प्रदान किया जाता है, डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर इज प्रोवाइडेड विद डैश पास। तो यहाँ पर जो है जो हम इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ब्रॉन्ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मेटल पास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर और एक होता है ब्रॉन्ज। ये 3 प्रकार के यहाँ पर मेटल पास होते हैं। अब गोल्ड किस किस को दिया जाता है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे सीआरबी हो गए, बोर्ड के आपके जो है मेंबर हो गए, है ना, जैसे आपके यहाँ पर जो है वो जीएम हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, या उससे उच्च ग्रेड के कोई अधिकारी हैं, वहाँ पर भी जो है इनको जो है यही पास दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एजीएम हो गए या एडीआरएम हो गए, ठीक है, या एडीआरएम हो गए, इसके साथ ही साथ जैसे डीजीएम हो गए, पीएचओडी हो गए, पीएचओडी, तो इन सभी को जो है वो सिल्वर पास यहाँ पर दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो है केस में जीएम, सीआरबी और ये जो डीसीएम है, ठीक है, डीसीएम जो राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर ये दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पैसेंजर लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि नाइफ का बहुवचन यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, तो नाइफ का होता है नाइफ्स। क्या होता है? नाइफ्स होता है। डिलीजेंट का शब्द का समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 92 क्या कह रहा है कि जेन्युइन शब्द का जो विलोमार्थी जो शब्द है वो कौन सा है, यानी कि इसका अपोजिट आपको बताना। जेन्युइन वास्तविक होता है, रियल वास्तविक, तो ट्रू सत्य होता है। ऑथेंटिक हो गया यानी कि फेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर 93 क्या कह रहा है कि द टिकट्स ऑलरेडी बीन बुक्ड बाई द क्लर्क। तो यहाँ पर टिकट्स जो है वो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, यानी कि द टिकट्स हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड बाई द क्लर्क, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइदर द मैनेजर नॉर द स्टाफ प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर। नाइदर और नॉर के साथ वर यहाँ पर यूज किया जाता है। 95 यहाँ पर क्या कह रहा है, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर। जब भी यहाँ पर यानी कि ये जो सन दिया जाएगा, जो भी ईयर दिया जाएगा, तो उससे पहले जो वो सिंस का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपसे ज़्यादा डीपली यहाँ पर पूछेगा भी नहीं। अगर थोड़ी बहुत आपकी कमांड है, आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इंग्लिश, तो आप इसको आराम से ईजिली कर भी जाएंगे। अदरवाइज तो इंग्लिश अपने आप में थोड़ी सी टफ है ही। ठीक है, विजिलेंट। विजिलेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, सतर्क, वाचफुल एंड अलर्ट। ठीक है, कॉशस, सावधान, सतर्क जिसको बोलते हैं ना। 97 क्या कह रहा है कि आस्क्ड मी डैश आई वाज गोइंग टू द स्टेशन। तो इफ़ या वेदर, तो उसने मुझे कहा इफ़ आई वाज गोइंग टू द स्टेशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इफ़ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है, यानी कि बी एंड सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 98 कि इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर रेलवे जोनों का सही क्रम आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। अब देखिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आपका यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। फिर सेंट्रल रेलवे यहाँ आ जाएगा, फिर साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ आ जाएगा, और साउथ रेलवे आपका कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, क्या ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है? तो ये इस प्रकार से है, ये आपका हो जाएगा सेंट्रल रेलवे, ये आपका हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, और ये आपका हो जाएगा साउथ रेलवे। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन देखूं चेक करके, तो देखिए राइट आंसर तो मेरा जो है यही बन रहा है, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है इसको दूसरे वाले ऑप्शन को देखता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, उसके बाद सेंट्रल रेलवे नहीं, ऊपर को तो नहीं जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि साउथ रेलवे, तो साउथ रेलवे आपका यहाँ हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा है, इसी का अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसने। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई है? अब ये देखिए, उत्पादन इकाई यहाँ पर पूछा, जो प्रोडक्शन यूनिट है ना, अगर आपको RWF ना, MCF, RCF, ये सारी चीज़ें अगर पता है तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में है। RCF कहाँ पर है? कपूरथला में है। ICF कहाँ पर है? चेन्नई में है। RWF कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में है। तो RWF जो है इनमें से बेंगलुरु में है, यानी कि रेल व्हील कोच जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स है ये कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, और आपका रेल जो कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पर है? ये आपका कपूरथला में है। ठीक है, कहाँ पर है? कपूरथला में। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ICF कहाँ पर है? ICF आपका चेन्नई में है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये जो है वो पकड़ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो किन के बीच खोली गई थी? तो पहली रेलवे लाइन आपको मुंबई से ठाणे के बीच खोली गई थी, है ना। 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी, और 16 अप्रैल 1853 में यहाँ पर जो है वो पहली जो रेल है वो चलाई गई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भाषा विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। दो ही तो मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय यहाँ पर है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है 102 ये कह रहा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु जो राज्य है वो किस क्षेत्र में आता है? तो ये 3 क्षेत्र जो है बनाए गए हैं, A B C या क ख ग।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो हमारा यहाँ पर एक तो आता है क क्षेत्र में, एक तो आपको ध्यान रखना है अंडमान। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर राज्य आते हैं। लेकिन अंडमान अगर निकोबार पूछा जाएगा तो किस में आता है, तो यहाँ पर क क्षेत्र में आता है। ख क्षेत्र में आपको एक तो ध्यान रखना है दमनदीप, क्या ध्यान रखना है, दमनदीप, और एक आपको ध्यान रखना है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, ग क्षेत्र में क्या आता है, एक तो आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका आता है पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी। तो ये तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने ही रखने हैं। साथ ही साथ जो है अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो ख में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि तो एक तो आपका आ जाता है पंजाब, एक आपका आता है पंजाब के बाद आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आता है गुजरात और गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। तो ये आपके ख में आते हैं। बाकी जो बच्चे जो राज्य हैं वो ग में आते हैं। तो ग में हमारा क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग क्षेत्र। नेक्स्ट हमारे पास आता है विश्व जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना पड़ेगा 14 सितंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 104 का क्वेश्चन, संसदीय जो राजभाषा समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल होते हैं 30 सदस्य, जिसमें से जो है आपके 10 सदस्य तो होते हैं राज्यसभा के और जो 20 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं, लोकसभा के, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो संसदीय राजभाषा जो समिति है, यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष होते कौन है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है गृह मंत्री। क्या राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्री, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखना है कि संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, क्योंकि 1957 में जब प्रथम बार इसका गठन हुआ था, 1957 में जब प्रथम बार इसका गठन हुआ था तो गृह मंत्री कौन थे, जीबी पंत। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है। दूसरी बात, जब इसका पुनर्गठन किया गया था 1976 में, तब इस समय जो है इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि जो समय गृह मंत्री थे वो कौन थे, ओम मेहता। कौन थे, ओम मेहता। ये जो है वो दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1957 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे जीबी पंत। और 1976 में जो है गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे ओम मेहता। बाकी इसके गृह मंत्री कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री, क्योंकि जीबी पंत जो है वो गृह मंत्री थे, ओम मेहता भी गृह मंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, केंद्रीय जो अनुवाद जो ब्यूरो है वो किस मंत्रालय के अधीन यहाँ पर आता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट हमारे पास आता है 106 नंबर का क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन जो है घूम फिर के आया है कि राजभाषा नियमों के अनुसार जो है वो राजस्थान किस क्षेत्र में आता है, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, है ना, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ये सारे के जो सारे राज्य हैं ये किस में आते हैं, क क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारे पास आता है 107 नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जब भी अनुसूची की बात आएगी तो 8वीं अनुसूची आप सभी लोगों को पता है, जिसमें जो है कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं, ठीक है, कितनी हैं, 22 भाषाएं। और पहले कितनी थी मूल रूप से, तो अगर आपसे पहले पूछा जाएगा तो मूल रूप से इसमें 14 ही भाषाएं थी, ठीक है। तो बाकी इसमें जो है वो कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो अगर आपको डिटेल से वीडियो देखनी है तो मैंने राजभाषा का एक बूस्टर वीडियो बनाया, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। 108 का क्या करा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वो किस क्षेत्र में आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क क्षेत्र में आता है। अगला हमारे पास आता है 109। 109 क्या करा है कि पंक्चुअलिटी का जो हिंदी अनुवाद है वो क्या है, पंक्चुअलिटी किसको बोलते हैं, समय पालन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है। जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो क्या करते हैं, शिकायती करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर जो हमने 50 प्रश्न जो है कंप्लीट किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ से कुछ नई जानकारी भी यहाँ पर मिली होगी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिपीट हुई होगी। आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है हम थ्योरी बेस पे जो वीडियो है वो यहाँ पर जो है वो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।